नमस्कार एंड वेलकम। पिछले वीडियो में हमने नए कृषि कानून के फर्स्ट एंड सेकंड एक्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में बात करेंगे थर्ड एक्ट के बारे में, एमएसपी, एफसीआई और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। तीसरा एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। पहले जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 था, उसके दायरे से आलू, प्याज, दाल, चावल, खाद, तेल, तिलहन जैसी वस्तुएं निकल गई हैं। इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 आया। बात है 1955 की। उस समय देश में गेहूं और धान जैसे अनाजों की भारी किल्लत थी, बहुत कमी थी। इसी के साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट आवश्यक वस्तुओं की भी बहुत कमी थी। ऐसे माहौल में आवश्यक वस्तुओं की ये उत्पादों को, इन सब की आपूर्ति मेक श्योर करने के लिए, ताकि सब तक पहुंच सके और जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था। इसमें सिर्फ दाल, चावल, आलू, प्याज ही नहीं, दवाएं, रासायनिक खाद, दलहन और खाद तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब भी शामिल किए गए थे। समय समय पर अलग अलग सरकारें इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलाव करती रही हैं। कोरोना काल में सरकार ने फेस मास्क और जो हैंड सैनिटाइजर था, उसकी अंधाधुंध बढ़ती कीमतों को इसी कानून के जरिए कंट्रोल किया था। जो चीज़ इस लिस्ट में आ जाती है, सरकार उनके स्टोरेज एंड सप्लाई की लिमिट तय कर देती है। तय लिमिट से ज़्यादा भंडारण यानी स्टॉक होने पर जुर्माना, जेल और कंपनी संस्थान पर कार्रवाई की जाती है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की जो लिस्ट है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। अब इस लिस्ट से अनाज, दाल, दलहन, खाद, तेल, तिलहन, आलू और प्याज लाइक सेरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियन एंड पोटैटोज को इस सूची से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इन वस्तुओं के भंडारण सीमा जो है, स्टॉक लिमिट है, वो हट गई है। अब इन कमोडिटीज़ का ज़्यादा स्टॉक करने पर जेल नहीं होगी। कंपनी या कोई व्यापारी इन कमोडिटीज़ को किसी भी लिमिट तक जमा करने के लिए फ्री है। सरकार का कहना है कि इस आवश्यक वस्तुओं की जो लिस्ट है, उससे इन कमोडिटीज़ को निकालने से किसानों की आमदनी में तेजी आएगी, आमदनी बढ़ेगी, किसानों को उनके उपज की बेहतर कीमत मिलेगी। कॉरपोरेट जगत अब खुलकर इस दिशा में इंटरेस्ट ले सकेंगे, रुचि ले सकेंगे। विपक्षी दलों और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि धीरे धीरे सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस जाएगा। उनका एक्सप्लेनेशन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 था, उसे 65 साल से सरकार इन कमोडिटीज़ की बिक्री और उत्पादन को और स्टॉक को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब ये ओपन मार्केट के हवाले है। अब जब ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट कर दिया गया, यानी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, अब जब भंडारण पर, स्टॉक पर नियंत्रण नहीं होगा, तो डेफिनेटली उनका प्राइस पर भी नियंत्रण नहीं होगा। यानी अब सरकार इसके बाजार भाव में हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करेगी। ऐसे में व्यापारी अपने मनमाफिक तरीके से किसानों से इन चीज़ों को खरीदेंगे और उन्हें अपने हिसाब से स्टोर करेंगे। इससे जमाखोरी को प्रेशर मिलेगा, पैस्टोरेज मिलेगा। उनका कहना है सरकार पूंजीपतियों और मुनाफाखोरों के हितों को आम आदमी के हितों से ज़्यादा महत्व, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। इस कानून के लागू होने के पहले एसेंशियल आइटम्स का तय मात्रा से अधिक स्टोरेज और ज़्यादा मुनाफाखोरी करने पर प्रतिबंध था। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई के कड़े कानूनी प्रावधान थे। अब सरकार इस कानून को खत्म कर रही है। इससे महंगाई बढ़ेगी, किसानों को भी सही प्राइस मिलेगा, इसमें भी डाउट है। सरकार का कहना है, एक्सप्लेनेशन है, कि जब देश में भूखमरी थी यानी अकाल पड़ा था, हम लोग बाहर से आए अनाज पर निर्भर थे, डिपेंडेंट थे, तब अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज आदि को इसमें रखने की ज़रूरत थी। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के बाद अब देश में अनाज का और फल सब्जियों का प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है। भारत अब एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। पुराने कानून की वजह से हर जगह स्टॉक लिमिट लग जाता था, इसलिए सप्लाई चेन की दिशा में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया। बड़े कोल्ड स्टोरेज और साइलेज बन नहीं पाए क्योंकि उन्हें पाबंदी लगने का डर था। नए नियम से निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फल फूल सब्जियों की सप्लाई चेन बेहतर होगी, साथ ही भंडारण गृह और कोल्ड स्टोरेज का नया निर्माण होगा। इन आइटम्स के बर्बाद होने का डर भी अब खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट का कहना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में यानी असाधारण परिस्थितियों में इस फूड स्टफ्स को रेगुलेट किया जाएगा। जैसे कि देश में इनकेस युद्ध जैसे, वॉर जैसे सिचुएशन है, अकाल या अप्राकृतिक आपदा आ गई या सडनली प्राइस बहुत बढ़ने लगे, तो इन्हें रेगुलेट किया जाएगा।
ये प्राइस इंक्रीज कितना हो सकता है इसका भी रूल बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से ये पता चलता है कि गेहूं, व्हीट 1955 के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ है। राइस का प्रोडक्शन 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है और भी बहुत से क्रॉप्स में बहुत बढ़त हुई है प्रोडक्शन में। इनफैक्ट भारत अब बहुत से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन गया है। देखिए, ये एक्ट पहले बना था कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में, ताकि इलीगल प्रैक्टिसेस पे चेक रखा जा सके। लेकिन अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो स्टॉक लिमिट हटाने का बदलाव किया गया है। एक्सपोर्ट तभी बढ़ पाएगा या कोल्ड चेन या स्टोरेजेस फैसिलिटीज़ तभी बढ़ पाएंगी जब इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, व्यापारी ज़्यादा स्टॉक कर पाएंगे। इससे किसान को तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, उनका तो फ़ायदा ही है। लेकिन अगर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई तो फाइनल कंज्यूमर को ज़रूर नुकसान होगा। गवर्नमेंट को बड़ा कड़ा सर्वेलेंस सिस्टम रखना होगा इसके लिए। सरकार के पास सरप्लस स्टॉक है, एफसीआई के जो गोडाउन है वो भरे पड़े हैं। मिस मैनेजमेंट की वजह से लोग भूखे हैं और कई बार अनाज जो है वो सड़ जाता है और हर साल ऐसी न्यूज़ हमको देखने को मिलती है। सरकार को बहुत से नए गोडाउन भी बनाने की ज़रूरत है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बड़ा हंगामा है इस पर। गवर्नमेंट 23 आइटम्स पर एमएसपी डिक्लेयर करती है। इनमें अनाज, ग्रेन्स के साथ यानी पैडी, व्हीट, मेज, शोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ली और रागी, दलहन, पल्सेस इनके 5, ग्राम तूर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल्स, तिलहन, ऑयल सीड्स इनके साथ 7, ग्राउंड नट्स, रेप सीड्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, सनफ्लावर और निगर सीड्स, और 4 कमर्शियल फसलों को लाइक खोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड जूट, इन सबको शामिल किया गया है। धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट आदि की फसलों के दाम सरकार तय करती है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि गवर्नमेंट इन सारे आइटम्स को हर किसी से खरीदेगी। ज़्यादा करके गवर्नमेंट राइस और व्हीट ही बाई करती है, प्रोक्योर करती है। 1966-67 में एमएसपी सिस्टम स्टार्ट हुआ था व्हीट के लिए। धीरे धीरे और भी क्रॉप्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए, ऐड किए गए। इन्हें सरकार खरीद कर बाद में पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सब्सिडाइज्ड रेट पर गरीब जनता को बेच देती है। 1966 में व्हीट का एमएसपी था 54 रुपया पर क्विंटल और अब है लगभग 2000 रुपया पर क्विंटल। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के 2012-13 के रिपोर्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है उस पे सेल करने वाले देश में 10% से भी कम फार्मर्स हैं। गवर्नमेंट ज़्यादा करके पंजाब और हरियाणा के किसानों से ही मेजर प्रोड्यूस एमएसपी पर बाई करती है। सिर्फ 6% के आसपास ही किसानों से सरकार की खरीद होती है एमएसपी पर। फार्मर्स को एक और चिंता है, उनको ये चिंता है कि अगर नए बिल की वजह से ट्रेडिंग एपीएमसी के बाहर निकल गई तो सरकार एमएसपी बंद कर देगी। इसलिए वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दे कि एमएसपी और जो कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद का सिस्टम है वो खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा और एमएसपी से कम पर खरीदना गैर कानूनी होगा, इल्लीगल होगा। इसे लिखित में कानून के रूप में देने की मांग कर रहे हैं फार्मर्स। लेकिन आज तक ये एमएसपी ओरल ही चलती आई है, किसी भी गवर्नमेंट ने इसे रिटर्न में कमिटमेंट के रूप में नहीं दिया है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता देश के हालात कब क्या होंगे। हो सकता है एमएसपी देना पॉसिबल ना हो। ट्रेडर्स एमएसपी पर खरीदते नहीं और सरकार हर साल प्रोड्यूस प्रोक्योर करती नहीं है। जिन प्रोड्यूस पर एमएसपी डिक्लेयर नहीं होती है, सोचिए उनका क्या हाल होता होगा। और किसानों की असली परेशानी यही है, किसानों को एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि उनके उत्पाद की असली कीमत क्या है, चाहे वो मंडी के ट्रेडर से हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हो। प्राइस तो इलाके के हिसाब से बदलता रहता है। प्रोटेस्ट करने वाले लीडर्स के साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई उसमें गवर्नमेंट एमएसपी का रिटर्न आश्वासन देने रेडी है और चाहती है कि प्रोटेस्ट अब बंद हो, खत्म हो। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन एक्ट बना था 1964 में। इसलिए बना था ताकि पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फूड ग्रेन्स पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और नेशनल फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, सो दैट फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक किया जा सके।
एमएसपी पर जो फूड स्टफ्स की खरीद फार्मर से या मंडी से होती है वो यहाँ एफसीआई के द्वारा ही होती है, इनके गोडाउन्स में रखा जाता है। सरकार ने जब लास्ट ईयर फ्री में दाल, राइस, व्हीट डिस्ट्रीब्यूट किया था लॉकडाउन में, तो यहीं से किया था। सरकार के पास व्हीट के अलावा बाकी क्रॉप्स को प्रोक्योर करने के लिए ज़्यादा साधन है नहीं। एफसीआई में 3 किस्म के फूड स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं। ड्राई स्टोरेज मतलब वो आइटम्स जिनको क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज मतलब वो आइटम्स जिन्हें स्टोर करने के लिए कूल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रोज़न फूड स्टोरेज मतलब वो आइटम्स जिनको फ्रीजिंग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है स्टोर करने के लिए। अब एफसीआई के पास खुद का स्टोरेज कैपेसिटी होने के बाद भी उन्होंने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसके अलावा स्टेट एजेंसीज और प्राइवेट पार्टीज़ को स्टोरेज के लिए हायर किया है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पे अंडर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर स्कीम के तहत। एफसीआई नए बहुत सारे गोडाउन्स कंस्ट्रक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर एफसीआई के गोडाउन्स में भी बहुत धांधली होती है, बहुत ज़्यादा धांधली होती है। बहुत बार जब किसान यहाँ अपने फसल को, अपने प्रोड्यूस को लेकर जाता है तो एफसीआई वाले कहते हैं जगह नहीं है, फुल है, और किसान को अपना प्रोड्यूस कहीं और सेल करना पड़ता है एमएसपी से कम पर। ये एफसीआई के ऑफिसर्स कुछ ट्रेडर के साथ मिलीभगत कर लेते हैं। किसान को कहते हैं जगह नहीं है तो किसान बाहर किसी ट्रेडर को एमएसपी से कम दाम पर सेल कर देता है। बाद में वही अनाज वो ट्रेडर एफसीआई ऑफिसर को लाके सेल करता है। ऑफिसर शो करता है एमएसपी पर जो फायदे का अमाउंट है वो ट्रेडर और ऑफिसर आपस में शेयर कर लेते हैं। यानी नुकसान जो है वो किसान का और सरकार की तरफ से पूरा पैसा जा रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए ऑनलाइन एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, यानी जो रजिस्टर्ड किसान है वो देख सके कि स्टोरेज कितना बाकी है। जैसे हम और आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि फ्लाइट की अवेलेबिलिटी, फ्लाइट सीट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, सिनेमा हॉल की सीट्स की अवेलेबिलिटी क्या है। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था हम पैसा डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो कमीशन का अकाउंट है वो कमीशन एजेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस पर भी कमीशन एजेंट्स का कहना है कि भाई डायरेक्ट ट्रांसफ़र करके तो देखो। तो ये थे तीनों कृषि कानून, एफसीआई और एमएसपी। सरकार का कहना है कि इस कानून को लाने के पहले उन्होंने बहुत से किसानों के साथ, बहुत से स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किया, सलाह लिया। गवर्नमेंट के हिसाब से लास्ट ईयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 92 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ 1,30,000 से ज़्यादा वेबिनार्स और ट्रेनिंग के जरिए संपर्क किया गया है। फेसबुक पर बहुत से लाइव इवेंट किए गए हैं। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन मिस्टर एमएस स्वामीनाथन का हमेशा से कहना था कि किसान का लोन माफ़ करने से अच्छा है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी मिले, उनके फसल एमएसपी पर ही बिके। स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी और सजेशन दिया था, सरकार का कहना है कि 201 सजेशन थे और 200 उसमें से इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। इंटरस्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पे टैक्स ना लगे, किसान एपीएमसी के बाहर सेल कर सके, इंपॉर्टेंट सीड्स के कम दाम होवे, एमएसपी एवरेज लागत से 50% ज़्यादा रखने का सजेशन था। इसके अलावा वन नेशन वन मार्केट की बात थी और जो कि ये सब हो रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। ऐसे बहुत सी बातें स्वामीनाथन की रिपोर्ट में हैं। सरकार का कहना है बहुत से किसान संगठनों से मिलने के बाद ही उन्होंने ये फैसला, डिसीजन लिया है। पर ये डिबेटेबल पॉइंट है थोड़ा सा। बहुत से लोग आज जो प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करते थे, उसके पक्षधर थे। वो कहते थे कि मिडिल मैन आर लूटिंग द फार्मर्स। पहले की सरकारों के दौर में फार्मर्स बहुत टाइम तक दिल्ली की सड़कों पे रुके हुए थे, लेकिन किसी ने उन किसानों को समय नहीं दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। बहुत से अपोजिशन पार्टीज जो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रही हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किन राज्यों में कब आया, किन सरकारों में आया। महाराष्ट्र में 2006 एनसीपी आईएनसी की सरकार, कर्नाटका में 2003 में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस स्टेट था, यूपी मुलायम सिंह एसपी की सरकार, एमपी 2003 दिग्विजय सिंह आईएनसी की सरकार थी। एपी, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, एचपी, झारखंड, ऐसे और भी स्टेट्स हैं, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, राजस्थान। तो इन सब लोगों ने किसानों को अधिक अवसर देने के लिए ही, उनको उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ही ये एक्ट लाया था। फिर भी उन्हीं में से कई लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सरकार जहां रूलिंग में है वहां एपीएमसी है ही नहीं।
कई किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अभी बहुत से किसानों को इस एक्ट का पूरा नॉलेज नहीं है। बहुत बड़ा तबका है देश में किसानों का जो इस बिल का कंप्लीटली समर्थन भी कर रहा है। उनका कहना है कि बिल वापस हुआ तो हम आंदोलन पे बैठ जाएंगे, वो भी पूरे देश में। इस कानून को स्टडी करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। स्वाभाविक है, आते ही विरोध शुरू हो गया, जो कि अगर हम ध्यान से देखें कि कोई भी कानून को समझने में कई बार 3 से 4 साल लग जाते हैं। किसान को भी पता है कि पिछले 6 सालों में उन्होंने ज़्यादा मुनाफा कमाया एज़ कम्पेयर टू 2003 से 2013, 2003 टू 2013। किसानों के नेता किसी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट नहीं करते, फिर भी सब पार्टी वाले जाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने 2019 में कहा था कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे, किसानों को नए मौके देंगे। आज जो किसान नए विकल्प तलाश कर रहा है तो उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए। 30 साल पहले कांग्रेस ने ही कॉरपोरेट का स्वागत किया था पंजाब में पेप्सी को बुला के, और 2 साल पहले ही 8 मार्च 2019 को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पेप्सी को इंडिया के बॉटलिंग पार्टनर वीबीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के लिए एक बड़े प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। 550 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है, जहां पेप्सिको के ट्रॉपिकाना रेंज के फ्रूट जूसेस, डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसके अलावा एक्वाफिना वाटर, गैटोरेटेड एंड लिप्टन आइस टी, ये सब प्रोड्यूस किए जाएंगे। 41 एकड़ में एक ग्रीन फील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी है, एंड दिस विल बी द फर्स्ट फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी टू प्रोड्यूस पेप्सिकोज बेवरेजेस पोर्टफोलियो आइटम्स। ये लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी देगी, यानी रोजगार देगी। फाइनली अपॉर्चुनिटी के लिए ही तो गवर्नमेंट काम कर रही है, तो दूसरों को अपोज क्यों कर रहे हैं, ये विचार ज़रूर आता है मन में। कांग्रेस लेड यूपीए 1 गवर्नमेंट ने पहली बार फूड प्रोक्योरमेंट में किसी कॉरपोरेट को इंट्रोड्यूस किया और अदानी ग्रुप को 2005 में कॉन्ट्रैक्ट दिया फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सरप्लस फूड। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया स्टार्टिंग 2007 से 2022 तक, और एश्योरेंस दिया 12% रिटर्न का। फाइनली जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट का इन एग्रीकल्चर। अगर कॉर्पोरेट को लाना गलत था, जो अपोजिशन किसानों को बोल रही है, तो आपने ही कॉर्पोरेट हाउस को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। क्यों लाया आपने? प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो लोग, वो कह रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, और सरकार कह रही है कि लास्ट 9 मंथ्स में ना मंडी बंद हुई ना ही एमएसपी। पैडी, धान का प्रोक्योरमेंट टिल लास्ट ईयर नवंबर तक लगभग 3,18,000 टन हुआ है, अराउंड 60,000 करोड़ में एमएसपी पर, और इसमें से सिर्फ पंजाब ने 202.77 लाख टन का सेल किया है, प्रोक्योरमेंट करवाया है। अब सोचिए, ये अराउंड 64% है। अब इससे एक विचार आता है मन में कि अगर गवर्नमेंट को एपीएमसी और एमएसपी खत्म करने का इरादा होता तो इतनी बड़ी खरीद होती क्या। एग्रीकल्चरल फील्ड में देश में एजुकेशन की बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरत है। अक्सर देखा गया है किसान कभी कोई एक ही फसल बहुत ज़्यादा उगा देता है और पूरे देश में वही सारे किसान करने लग जाते हैं। उपज ज़्यादा हो जाती है देश में तो वो सस्ता बिकने लगता है, और बहुत से लोग कोई फसल उगाते ही नहीं हैं और वो महंगा हो जाता है। कभी कभी बारिश की वजह से भी फसल बर्बाद हो जाती है। रेट कम और ज़्यादा होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। कोई वेदर रिपोर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जानी चाहिए टू इन्फॉर्म फार्मर्स अबाउट रेन। प्राइवेटाइजेशन की बहुत बात होती है। सबको ये समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि निजीकरण से सभी को इस देश में फ़ायदा ही हुआ है। लगभग बहुत से सेक्टर लिबरलाइज्ड हो गए हैं। ये जो फार्म लॉ है, ये 1991 से इसका मूवमेंट चला है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। आज बहुत से सेक्टर लिबरलाइज्ड हैं, एजुकेशन, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, मेडिसिन एंड इवन डिफेंस। तो फार्मर्स को भी मौका मिलना चाहिए टू फ्लरिश एंड डेवलप। पहले टीवी सरकार बनाती थी, स्कूटर सरकार बनाती थी, एचएमटी सरकार बनाती थी। प्राइवेट टीवी चैनल्स आए तो इम्पोर्टेंस बढ़ी। पहले सरकारी नौकरी होती थी, प्राइवेट जॉब्स आए तो लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ। टेलीफोन, गैस सिर्फ कोटे से मिलता था, प्राइवेट सेक्टर आए तो सबको टेलीफोन मिला। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने ये लॉ मांगा ही नहीं तो क्यों लाया। ऐसे तो बहुत कुछ नहीं मांगा था।
बहुत से ऐसे लॉज हैं जो व्यापारी नहीं चाहते, कॉरपोरेट नहीं चाहते, वकील नहीं चाहते, डॉक्टर नहीं चाहते, नौकरी करने वाले नहीं चाहते, नौकरी देने वाले नहीं चाहते। लेकिन ये सब लॉ देश की भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म सोच को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, मैक्सिमम लोगों के बारे में सोचकर बनाया जाता है। अगर लाख लोग प्रोटेस्ट करने से ही कानून वापस हो जाए और लाख लोगों के प्रोटेस्ट को पूरे देश की बात समझी जाए, तब तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होगी। इस देश में खालिस्तान मूवमेंट हुआ, मुस्लिम को छोड़ के बाकी धर्मों पे एक शादी का रूल बनाया गया, तब आंदोलन हुआ। सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन कश्मीर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मंडल प्रोटेस्ट हुआ, और रिजर्वेशन पे तो आए दिन हमेशा ही हम आंदोलन होते देखते हैं। सब आ जाओ और रैली की भीड़ से फैसला हो जाएगा। क्या ये सही सिस्टम है हमारे संविधान में? प्रोटेस्ट का अधिकार सभी को है, लेकिन एक दायरे में, जन सामान्य को तकलीफ दिए बिना। मैं इन 2 वीडियोस के ज़रिए ये लॉ क्या है और प्रोटेस्ट करने वालों का क्या डर है, एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। अपनी राय आप अपनी समझ से बना सकते हैं, तथ्यों को समझने के बाद। आने वाले दिनों में बहुत से नए टॉपिक्स पे हम आपसे मुलाकात करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भारत, धन्यवाद।